अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। लास्ट टाइम हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस को डिराइव किया और रिएक्शंस की नेचर को जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स से हम रिएक्शन की स्टडी को आसान बना सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको एक कंसिडर करना होगा कि एस, और उस पर जाने से पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बाय डेफिनेशन कैसे देखते हैं। ये एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास जो कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा, तो इसीलिए हम उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर करेंगे। इसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस ए है जो डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट बनाता है। सपोज कर लेते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, ए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और कुछ टाइम टी सेकेंड्स गुजरने के बाद कुछ ना कुछ आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये ए कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगी और पीछे आपके पास ए की कंसंट्रेशन में कमी वाक़ई होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट जो पहले ज़ीरो थी वो अब बनना शुरू हो जाएगी। जो अमाउंट हमारे पास पीछे रह जाएगी इस ए सब्सटेंस की, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसमें से एक्स अमाउंट चली गई और एक्स प्रोडक्ट हमारे पास बना। सो ए माइनस एक्स मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब अमाउंट रह जाएगी आफ्टर रिएक्शन with some time interval, and that converted into the product that is x moles per decimeter cube। यानी a में से x माइनस हुआ तो x प्रोडक्ट की अमाउंट प्रोड्यूस हुई। इस चीज़ को आप जो है मैथमेटिकली देखें तो a डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रहा है। जब टाइम ज़ीरो था, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन था, तो सारी की सारी कंसंट्रेशन हमारे पास a की थी जिसे हम a मोल्स कंसिडर कर रहे हैं, और शुरू में प्रोडक्ट के मोल्स ज़ीरो थे। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरा और टी टाइम तक पहुंचा, ये फर्जी टाइम है कि टी टाइम पर आपके पास जो ए में से एक्स अमाउंट कम हो गई जिसे हम ए माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रीवियस कंडीशन को देखते हुए, और एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुई है तो उसे हम एक्स मोल्स कह रहे हैं। अब अगर हम लॉ ऑफ मैस सेक्शन को कंसिडर करें तो रिएक्शन का जो रेट है किसी भी टाइम पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। सी एम गुल्बर और पी वेग के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो है ए माइनस एक्स। जब भी आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फाइनल टर्म्स को यूज़ करेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के, और रेट होता है डी एक्स ओवर डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है हमारे पास ए माइनस एक्स मोल्स, तो ए माइनस एक्स आ जाएगा। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाएगा जो कि के है, और ये इज इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसमें के रेट कांस्टेंट है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। इक्वेशन जो 1 है वो हमें बताती है कि स्पीड के साथ सब्सटेंस ए किस तरह से डिकम्पोज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है टाइम, और आपके पास सब्सटेंस जो है फर्दर प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस इक्वेशन से हम जो है बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स को किसी भी टाइम इंटरवल पर निकालना है तो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। इस इक्वेशन 1 की इंटीग्रेशन करेंगे जैसा कि हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस में किया। इंटीग्रेशन के लिए आपको वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर जाना होता है और वेरिएबल्स की आपके पास इंटीग्रेशन होती है, तो इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। जितनी भी टर्म्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन आ जाती है, जो आप डी एक्स की सूरत में देख रहे हैं, ए माइनस एक्स की सूरत में देख रहे हैं, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे और राइट हैंड साइड पर आप टाइम को लेंगे जो डी टी है, जो कि राइट हैंड साइड पर आएगा, और कांस्टेंट जो है वो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से। तो जब आप इसको इक्वेशन 1 को रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाता है ए माइनस एक्स, जब डी एक्स के नीचे जाएगा तो ये बनेगा डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू के विद डी टी। जो ये डी टी है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन आप पुट करेंगे जो दोनों एक्सप्रेशंस के साथ आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पर के जो कि कांस्टेंट फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और अंदर सिर्फ वेरिएबल रहेगा। अब जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट होगा। जब हम किसी चीज़ का डिफरेंशियल लें और उसको इंटीग्रेट करें तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीचे क्योंकि हमारे पास ए माइनस एक्स 1 ओवर ए माइनस एक्स है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन साथ लगेगा, तो माइनस ए माइनस एक्स के साथ इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए आप नेचुरल लॉग लिख रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू के, और ये इसकी इंटीग्रेशन टी होगी प्लस सी का साइन आ जाएगा जब इंटीग्रेशन को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है कि इस तरह से जो डिनोमिनेटर की जो आपके पास इंटीग्रेशन कुछ यूँ होती है, और आपके पास सिंपल की इंटीग्रेशन में आप उस वैल्यू के साथ सी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट में आप अगर इसकी अरेंजमेंट देखें तो ये पूरा फैक्टर जब हम इसमें एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स है, इसमें -1 को अलग ले जाएं तो नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स बचेगा और साथ -1 अलग हो जाएगा जो हम माइनस यहाँ पर लिख रहे थे। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास नॉर्मली क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए -1 का साइन आना था तो आप उसे करेक्टिवली माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स लिखते हैं, यानी अगर आप इसकी सिर्फ इंटीग्रेशन देखें तो वो आपको यहाँ दिख रही है। अब इसके मुताबिक ये हमारा एक्सप्रेशन बना है जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। इस इक्वेशन में जो c है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और वन ऑफ द बेस्ट बाउंड्री कंडीशन इज़ द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है जब टाइम 0 होता है और x की कंसंट्रेशन भी 0 होती है। तो ये कंडीशन लगाते वक्त आप इक्वेशन 2 में जब इसे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और जो आपका टाइम का एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो k और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर 0 होगा, तो c प्लस 0 c के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस 0 a हो जाएगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है जिसे हम अगेन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और जब हम पुट करेंगे तो c की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें नेगेटिव साइन के साथ या अरेंज ही कर लें तो माइनस के साथ इसका माइनस तो ख़त्म हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ आपके पास प्लस हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 4 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m के साथ आपके पास माइनस भी लग जाता है या प्लस भी लग जाता है, यहाँ चूंकि माइनस है तो हम माइनस एम एक्स प्लस सी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक तो नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स और दूसरा टाइम। सो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है जो टाइम पर डिपेंड करता है। जब हम इन दो वेरिएबल्स के दरम्यान ग्राफ बनाते हैं यानी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है टाइम, वो आपने भी देखा कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, एक्स पर टाइम लेंगे आप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप टाइम लेंगे और y एक्सिस के अलॉन्ग आप नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स लेंगे, जो आपको इस इक्वेशन से स्टडी करते हुए समझ आएगा। अब इस इक्वेशन में हमारे पास m यानी स्लोप भी है और c इंटरसेप्ट भी है। तो पहले इंटरसेप्ट के बारे में बात करते हैं और तीसरी चीज़ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जब आप दो एक्सिस के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपको जो है ओरिजिन से पास होता नहीं मिलेगा, उसकी एक्सिस पर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से ऊपर किसी भी पॉइंट पर आप लेट सपोज लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये नेगेटिव जो है को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन को, कि आपके पास स्लोप नेगेटिव है। जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर एक्सिस को ये कट कर रही है दैट पॉइंट इज़ बेसिकली द इंटरसेप्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a है। और दूसरा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो tan थीटा कहलाता है। आपके इंटरसेप्ट पर ये जो एंगल है tan थीटा, जिसे हम स्लोप के इक्वल मानते हैं और स्लोप हमारे पास यहाँ इक्वेशन के मुताबिक क्या है, k। माइनस तो हमने वैसे ही इक्वेशन को नीचे शो करके, लाइन को नीचे शो करके शो कर दिया। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को देखते हुए ये ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। सो ये आपका एक तो 4 इक्वेशन से ये ग्राफ स्टडी होगा। नेक्स्ट में आप देखते हैं कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अभी आपने देखा कि जब हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अलॉन्ग द मेकिंग विद द एक्स एक्सिस तो हमें स्ट्रेट लाइन की स्लोप रेट कांस्टेंट k के इक्वल मिल रही है, जो हमें इक्वेशन 4 से पता चल रही है और हमने उसे ग्राफ के थ्रू भी देख लिया। अब यही इक्वेशन 4 इसको आप एक दूसरी तर्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक और नई फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की शो कर सकते हैं। इक्वेशन 4 तो फॉर्म है ही, अब ये इक्वेशन 4 है आपके सामने, आप इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे। लाइक आप जो नेचुरल लॉग ऑफ a है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और अब आप इस इक्वेशन को मज़ीद रीअरेंज करें तो ये नेगेटिव वैल्यू है और ये नेचुरल लॉग की पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव को पहले ले आएँ या साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ जब आप साइन को चेंज करेंगे तो माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा और इसका साथ जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपने बेसिकली इसमें नेगेटिव को एज अ कॉमन लेना है। कॉमन लेने पर जब नेगेटिव कॉमन आ जाएगा तो वो कॉमन नेगेटिव दूसरे तरफ नेगेटिव से कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाता है। आसान जो अल्फाज में ये चीज़ आप क्लियर करें। अब इक्वेशन को जब आप एक फॉर्म देते हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप ये जहन में रखें कि ये दोनों क्वांटिटीज़ का नेचुरल लॉग लिया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर।
तो आपने एक ही दफ़ा लिखना है नेचुरल लॉग, जिसमें ए ऊपर इसलिए रखेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव फिगर है, और ए माइनस एक्स क्योंकि माइनस के साथ है इसलिए उसे डिनोमिनेटर में ले गए। फिर दैट इज इक्वल टू के टी। अगेन दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप ये जहन में रखें कि ये y है, ये m है और ये x है, लेकिन c नहीं है, इसीलिए प्लस 0 लिखा जा रहा है क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक कोई इंटरसेप्ट नहीं है। जब आप ऐसी सिचुएशन का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टाइम आप अगेन उसी तरह x एक्सिस पर लेंगे और a ओवर a माइनस एक्स ऑन y एक्सिस पर लेंगे, तो आपको अगेन स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन इस दफ़ा हमें ये इक्वेशन बता रही है कि स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी जिसका इंटरसेप्ट कोई नहीं है। इसका मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास करेगी और पॉजिटिव स्लोप शो करेगी। सो ये आप देख सकते हैं कि अब लाइन हमने ड्रॉ की है, फर्जी लाइन, ये ओरिजिन से पास कर रही है, जिसका मतलब इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है और ये एक पॉजिटिव स्लोप है। सो टेंजेंट ऑफ द एंगल विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के, यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी जो कि यहाँ पर के है। तो इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसीलिए ये ओरिजिन से पास कर रही है। एक तो ये फॉर्म हो गई। मज़ीद चलें तो इस इक्वेशन 5 की भी एक और फॉर्म हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लॉग लिया गया है तो आप इसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं नेचुरल लॉग को। उसके लिए आपको क्या करना है कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में लाने के लिए हमें एक्सप्रेशन को 2.303 से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग एक्चुअली इज इक्वल होता है 2.303 लॉग के, सो कॉमन लॉग के। तो आपने नेचुरल लॉग को हटाकर यहाँ पर क्या किया, 2.303 लॉग लिखा, ए ओवर ए माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा और साथ आ जाएगा के टी का एक्सप्रेशन। जब आप इसे रीअरेंज करते हैं तो लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स आ जाता है, 2.303 दूसरी तरफ जाकर के नीचे डिवाइड हो जाएगा और टी को हम अलग कर देंगे। इस इक्वेशन को हम 6 कंसिडर करते हैं। अगेन अगर इस इक्वेशन को भी देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इसमें आप देखें तो ये y है, ये पूरा y का फैक्टर है और m का फैक्टर ये आपके पास k ओवर 2.303 और ये है x। यहाँ पर अगेन कोई इंटरसेप्ट नहीं है और इसका मतलब है कि जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो c की जगह 0 हो जाएगी। और हम इसमें भी ऐसा ही ग्राफ कुछ देखेंगे कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस पर टाइम लेते हैं और y एक्सिस पर log a ओवर a माइनस एक्स लेते हैं। जैसे जैसे आप एक्सप्रेशंस को सेट करते जाएं उन्हीं को देखकर आप ग्राफ बनाएंगे। सो यहाँ पर भी क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट कोई नहीं है तो ये ओरिजिन से पास करेगी और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वलेंट टू tan थीटा, दैट इज इक्वलेंट टू स्लोप और दैट इज इक्वलेंट टू अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 6 k ओवर 2.303। सो ये हमारे पास ग्राफ बनता है हमारे इस थर्ड एक्सप्रेशन का, जो हमारे लिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। नाउ वी चेक द अनदर फॉर्म दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर जो 5 है उसका लेना पड़ेगा एंटी लॉग। जब लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास ई फैक्टर आ जाता है, यानी यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ए ओवर ए माइनस एक्स रह जाता है, दैट इज इक्वल टू ई। इसकी जो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, इट बिकम्स अ पावर दैट इज ई रेज टू द पावर के टी। अब हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन को आप इन्वर्ट कर दें तो ए नीचे आ जाएगा, ए माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ई की इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ माइनस का साइन आ जाता है इन्वर्ट करने से। अब अगर इसको आप ए को दूसरी तरफ ले जाएं, अरेंज करें, तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई माइनस के टी। तो ये इक्वेशन 7 है। इसी तरह आप इक्वेशन 6 के साथ भी ये काम कर सकते हैं कि इक्वेशन 6 में भी आप जो है इसका एंटी लॉग का लॉग लीजिए, लॉग जो एक्सप्रेशन है इसका एंटी लॉग लें और ये भी आपके पास इसी तरह एक्सप्रेशन देगा ए माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो ई माइनस ई पहले तो आप सिंपली लेंगे ई के ओवर 2.303 टी। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह लिखेंगे लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर यही एक्सप्रेशन रहेगा इसमें भी, और यहाँ पर सिर्फ ये चेंजेस आ जाएंगे कि ई यहाँ पर के टी है, यहाँ पर क्या होगा कि के टी ओवर 2.303 का एक्सप्रेशन आ जाएगा इस जगह पर। तो फिर जब आप उसको भी इन्वर्ट करेंगे उसी तरह तो ए जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बनेगा ए माइनस एक्स बिल्कुल इस तरह और इज इक्वल टू ए, और ई के साथ जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा माइनस के टी ओवर 2.303। अगेन अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए माइनस एक्स जो पीछे बच गई है उसे डिटर्मिन किया जा सकता है अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए का पता है और टाइम का पता है कि जिस स्टेज पर वो पहुंचकर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी रह गई तो हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके डाटा स्ट्रेट लाइंस देते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। सो इसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड तो करता है और उसकी फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। नाउ कम द यूनिट्स।
यूनिट्स निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 5। तो के टी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा इधर ले जाएं तो ये नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स है। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू चाहिए कि यहीं रहने दें, टेम्परेचर वहाँ टाइम वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब तमाम फैक्टर्स की यूनिट्स को पुट कर लें। टाइम को सेकंड्स में लिया जाता है और कंसंट्रेशन को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। 1/t में हमने सेकंड पुट कर दिया, नेचुरल लॉग ऐसे ही रहा। और a ओवर a माइनस एक्स में आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पुट किया तो ये कट जाएगा, पीछे सेकंड बचेगा जो ऊपर जाकर पर सेकंड हो जाता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर जो रेट कांस्टेंट है उसे पर सेकंड, पर मिनट, पर और में हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं पर यूनिट टाइम। सो एक तो ये हो गया। आप सैम्पल प्रॉब्लम आप देखें तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है डिकम्पोज होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिएक्शन, और रिएक्शन इज स्टडीड बाय द नोटिंग द वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 यूज्ड एज शोन बिलो। टाइम दिया हुआ है आपको और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KMnO4 दिया हुआ है कि आपके पास इतने टाइम में इतना यूटिलाइज हुआ। अगर सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन देखें तो वो पहली वैल्यू में आपको नज़र आ रही है, यानी ये 0 टाइम में मैक्सिमम कंसनट्रेशन है। तो ये हमारी इनिशियल कंसनट्रेशन ए कंसीडर होगी। आपने इस डाटा से खुद एसेस करना है। जाहिर सी बात है सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और धीरे धीरे वो कम होगी। सो अब आप रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसी एक्सप्रेशन को जो अभी आपने पढ़ा इसको आप यूज़ करेंगे। टाइम की जगह आप जो है हर दफ़ा जब वैल्यू निकालेंगे हर एक के लिए आप अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। तो 5 पुट करेंगे इस तरफ, अगली दफ़ा 15 पुट करेंगे, अगली दफ़ा 25 एंड 45, और उसके रिस्पेक्ट से जब ए की कंसनट्रेशन जहाँ पे भी पुट करेंगे वो आपके पास 37 रहेगी इनिशियल, क्योंकि हमारी ये है a माइनस एक्स। आपको ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ मिल रही हैं ये a माइनस एक्स की वैल्यू है जो आप हर दफ़ा पुट करके एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू देख रहे हैं। फर्स्ट में आपको 4.33 समथिंग मिल रही है, फिर 4.2, 4.4, 4.4 अगेन। तो आप इन सब का एवरेज ले लेंगे क्योंकि एक जैसी नहीं है, तो एवरेज लेंगे, सम करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर। तो आपको 4.335 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, एवरेज वैल्यू। सैम्पल प्रॉब्लम 7.3 में वो बता रहा है कि डिकम्पोजिशन अगर अमोनियम नाइट्रेट की लें तो वो नाइट्रोजन गैस बनाता है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप रेट कांस्टेंट मालूम करें तो आपको टाइम दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन भी दिया हुआ है, एक इन्फिनिटी टाइम दिया हुआ है। इन्फिनिटी टाइम इज़ योर स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको 35.05 दिया गया है। तो ए यहाँ से आपने खुद असेस करना है कि ए दैट इज़ इक्वल इन टू वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम का फैक्टर है तो आप इसे V0 कंसिडर करेंगे, सॉरी V इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, दैट इज इक्वल टू 35.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही एक्सप्रेशन यूज़ करना है जो पीछे किया था, क्योंकि रेट कांस्टेंट यहाँ पर भी आपने निकालना है। तो तमाम एक्सप्रेशंस में जब वैल्यूज़ पुट करके आप निकालेंगे तो आपको 0.01 यानी सेम वैल्यू मिल रही है अप टू द 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो ये शो कर रही है कि ये आपको सेम है, नियरली सेम है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इनिशियली एक ही फैक्टर के साथ अगर ये डबल या ट्रिपल होता तो देन हम बात करते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई और है। नाउ कम्स दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड को अगर हम जज करें तो ये वो टाइम, हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये जो टाइम है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है और कंडीशन ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता है। लाइक अगर हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन देखें तो ये NO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरह से आप इसकी डिकम्पोजिशन देख रहे हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है, जिसमें 50% अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है 24 मिनट्स के अंदर। तो इसका मतलब है नेक्स्ट 24 मिनट्स में इसकी जो नाइट्रोजन जो पेंटाऑक्साइड की आपके पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो हाफ हो जाएगा और हाफ प्रोडक्ट बना देगा। तो इसमें हाफ लाइफ पीरियड हमारे पास 24 मिनट्स है। तो 24 मिनट्स के बाद इसमें तब्दीली आती जाएगी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 50% कन्वर्ट होता जाएगा। सपोज हम 1 मोल ले रहे हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, तो 24 मिनट्स के बाद ये 0.5 हो जाएगा, नेक्स्ट 24 मिनट्स के बाद ये 0.25 होगा, 48 मिनट्स के बाद ये 75% कन्वर्ट हो चुका होगा और 25% ये पीछे रह जाएगा। इसका मतलब है कि काफ़ी डेज लेगा ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। दैट कॉन्सेप्ट इज़ हाफ लाइफ। अगर हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दी हाफ लाइफ, तो हम टी को हाफ, जहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं उसमें जो टाइम है उसको हाफ लेंगे और कंसनट्रेशन को भी हाफ कर देंगे। तो ये A/2 ए कंसनट्रेशन हमने ली थी तो वो A/2 हो जाएगी। तो हम इसी एक्सप्रेशन में अब पुट करें कि T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस एक्स। सो रीअरेंज करें, टाइम एक तरफ रहने दें, तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। अब A में आपने A/2 पुट करना है, X में आपने A/2 पुट करना है और टाइम आपका हाफ कंसिडर होगा। तो इसके लिए आपका एक्सप्रेशन जो बनता है दैट इज़ दी T हाफ 1/k
नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस ए बाई टू, ये एक्स की जगह आपने हाफ ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम की जगह आपने हाफ लाइफ टाइम शो किया है। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2a माइनस ए ओवर टू, तो ये a बाई टू बन जाता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन a बाई टू आएगा। तो अब ये ऊपर 2 जाएगा और a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई के नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह जाता है, जिसको नेचुरल लॉग ऑफ 2 की जब आप लॉग ले लेते हैं तो ये बनता है 0.693 ओवर के। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 9 हमें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताती है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो इस एक्सप्रेशन में कोई एक ही टर्म नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हाफ लाइफ का ताल्लुक कंसंट्रेशन से है। सो टी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 बाई के है, जो कि इक्वेशन 10 से शो हो रहा है। 1 हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा रहे हैं ब्रैकेट्स के बाहर। सैम्पल प्रॉब्लम 7.4, calculate the half life period in seconds and minutes for a first order reaction whose specific reaction rate is 10 raised power minus 3 per second। फॉर्मूला आप हाफ लाइफ अभी अपने पढ़ा वो लगाएंगे। रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पर 10 रेज़ पावर माइनस 3 पर सेकंड दे दिया गया है, तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिखनी है, नीचे आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा सेकंड्स में। सो 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है, और सेकंड्स से आपने किसी चीज़ को मिनट में लाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास मिनट्स में 11.55 मिनट्स आंसर आ जाएगा। सेकेंडली आपके पास 7.5 सैम्पल प्रॉब्लम में वो ये कह रहा है कि 75% ऑफ आवर एक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 10 मिनट्स, कि 10 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है 75% रिएक्शन। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इफ इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वंस अगेन यहाँ जो टाइम है वो 10 मिनट्स है, तो 600 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, और 75% का मतलब है कि 3/4 ऑफ दी आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पर x की जो कंसंट्रेशन लेंगे इस बात के साथ 75% के साथ, वो बनेगी 3/4 ऑफ a। तो x आपके पास 3/4 ऑफ a है, टाइम आपके पास 600 सेकेंड्स है, और आपने ये जो रेट कांस्टेंट है ये एक्सप्रेशन अभी देखा था, इसी में आप तमाम वैल्यूज पुट करें तो a माइनस 3/4 a को जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास 4a माइनस 3a ओवर 4 होगा, तो वो फाइनली a/4 बन जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास a से कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लॉग 4 रह जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.31 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, हम रेट कांस्टेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें हाफ लाइफ पीरियड चाहिए, और हाफ लाइफ का ये एक्सप्रेशन है जो अभी आपने पढ़ा था, टी हाफ 0.693 ओवर के। तो के हमें चाहिए था, जिसके लिए हमने ये पूरा काम किया, और रेट कांस्टेंट आ चुके हैं। इसे अब इधर नीचे रखेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेकंड्स में आएगी, जिसे 60 से डिवाइड करने पर आप 5 मिनट्स का आंसर हासिल कर सकते हैं। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला है जी डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन CCl4। जब अभी अपने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जो डिकम्पोजिशन देखी है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोल्यूशन में मुमकिन है, और इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को जानने के लिए हमें ऑक्सीजन के वॉल्यूम को टाइम टू टाइम चेक करना होता है। सपोज हमारे पास VT आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है किसी भी टाइम पर, और V0 आपके पास फाइनल वॉल्यूम है ऑक्सीजन का। तो जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन A ऑफ N2O5 कैन बी कंसिडर्ड एज V0। इनिशियल कंसंट्रेशन V0 है, और A-X अकॉर्डिंगली अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये V इन्फिनिटी माइनस VT बनेगा। ये V इन्फिनिटी है तो ये V इन्फिनिटी माइनस VT बन जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग A की जगह आपने V इन्फिनिटी लिखा, और A माइनस की जगह आपने V इन्फिनिटी माइनस VT लिखा। V इन्फिनिटी फाइनल वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, और आपके पास VT वो आपके पास अमाउंट है जो जिसमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ। तो जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही हमें एक्सप्रेशन में प्रोग्रेस पता चलेगी। तो V0, V इन्फिनिटी और VT की वैल्यूज से आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में रेट कांस्टेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। एक तो ये एक्सप्रेशन। सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वा सोल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लैटिनम की मौजूदगी में वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का सहारा लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को टाइट्रेट किया जाता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, और जितना ज़्यादा ये यूटिलाइज होगा उतना ही रिएक्शन की प्रोग्रेस का हमें अंदाज़ा होगा, वहाँ से हम ये अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। ये है जी इथाइल एसीटेट, जब वाटर डालेंगे एसिटिक मीडियम होगा तो ये एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनाएगा। इस रिएक्शन को भी अगेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से ही निकाला जाता है, जिसमें एसिड बेस की टाइट्रेशन की जाती है।
जितनी ग्रेटर क्वांटिटी आपके एसिटिक एसिड की यहाँ प्रोड्यूस होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम ज़्यादा से ज़्यादा NaOH का इस्तेमाल करेंगे टाइट्रेशन के दौरान, तो वो हमें प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि कितना रिएक्शन फास्टली काम कर रहा है। फोर्थ है जी एंड लास्ट वन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। आपके पास ये रिएक्शन कैटालाइज होता है डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में कि आप जो कैन शुगर है सुक्रोज उसमें वाटर डालें तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को चेक करने के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन को जज करते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज हैं और लाइट के पाथ को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, और जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी ही ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा होगी। तो इस पैरामीटर से हम जो है जज कर सकते हैं रेट कितना तेज़ से काम कर रहा है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेस्ट ऑफ लक।